Welcome to JSD Economics class. Today I will teach you the indifference curve analysis of demand. This is my fourth lecture on theory of consumer behavior. Indifference curve technology was introduced by Edgeworth, but he did not define demand through indifference curve. हमें एजवर्थ का नाम ध्यान नहीं रहता, लेकिन उन्होंने ही सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था. उसके बाद जे आर हिक्स और जी टी एलन आए. ही यूज्ड दिस टेक्निक टू डिफाइन कंज्यूमर डिमांड थ्रू इंडिफरेंस कर्व. इसीलिए जब हमसे पूछा जाता है कि इंडिफरेंस कर्व से किस इकोनॉमिस्ट का नाम जुड़ा है, तो हम बोलते हैं जे आर हिक्स और जी डी एलन का. ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही कंज्यूमर डिमांड को डिराइव किया था इस इंडिफरेंस कर्व के थ्रू. 1939 में एक बुक आई थी जे आर हिक्स की, जिसका नाम था वैल्यू एंड कैपिटल. उसी बुक में इन्होंने इस इंडिफरेंस कर्व को डिफाइन किया है. इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी. आप प्रीवियस के मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यूटिलिटी के टू अप्रोचेस हैं, एक कॉर्डिनल और एक ऑर्डिनल अप्रोच. कॉर्डिनल अप्रोच जहां ये कहता है कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, ऑर्डिनल अप्रोच ये कहता है कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है. यूटिलिटी को केवल हम रैंक दे सकते हैं. जैसे अगर हम टू गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं तो उन गुड्स के जो कॉम्बिनेशंस हैं, अगर हम माने उनको ए बी सी डी, ए कॉम्बिनेशन से हमें ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, हम ये कह सकते हैं बी की अपेक्षा, या बी से हमें ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है सी के कंटेक्स्ट में. हम इस तरह से उसको रैंकिंग दे सकते हैं, लेकिन हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये आता है कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है. तो जैसा कि पता है कि कर्व क्या है, किसी भी चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज कर्व. तो कोई एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन विच वी शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. ठीक है, और उन गुड्स के कॉम्बिनेशन के बीच में कंज्यूमर रिमेन्स इंडिफरेंट. इंडिफरेंस कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. यानी कि अगर एक इंडिफरेंस कर्व पे कई कॉम्बिनेशन है, तो उन कॉम्बिनेशन के बीच में कंज्यूमर रिमेन्स इंडिफरेंट. उन सब से उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से वो उसमें कोई भी चेंज करना नहीं चाहता है. वो चाहे कॉम्बिनेशन ए पे रहे या कॉम्बिनेशन बी पे या सी पे या डी पे, उन सब कॉम्बिनेशंस के बीच में कंज्यूमर रिमेन्स इंडिफरेंट. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द इंडिफरेंस कर्व. अब हम इसको शेड्यूल से समझने की कोशिश करते हैं. शेड्यूल 1 में आप देखिए, हमने एक लिया है एक्स गुड, एक तरफ लिया है वाई गुड, और ये है कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई. कॉम्बिनेशन ए में हम देखें कि कंज्यूमर एक्स गुड की एक यूनिट को कंज्यूम कर रहा है और वाई गुड की 12 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है. वन मोर यूनिट ऑफ एक्स अगर वो चाहता है तो उसे वाई की पहले से कुछ यूनिट्स को छोड़ना पड़ेगा. ठीक है, यानी कि वो 4 यूनिट्स ऑफ वाई की छोड़ के 1 यूनिट ऑफ एक्स को ले रहा है. फिर एक और यूनिट ऑफ एक्स को लेने के लिए वो वाई की 3 यूनिट्स को छोड़ने को तैयार होता है. फिर अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आप समझ लीजिए, एक तरफ एप्पल है और एक बनाना है. अगर कंज्यूमर के पास एक एप्पल और 12 बनाना है, तो यहाँ पे चूंकि बनाना उसके पास बहुत ज्यादा है, ऐसे में वो उसके एप्पल की इंपॉर्टेंस उसकी नजर में ज्यादा है, और वो एक और एप्पल लेने के लिए 4 बनाना छोड़ने को तैयार है. ठीक है, फिर हम थर्ड कॉम्बिनेशन सी कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि अभी भी उसके पास 2 एप्पल और 8 बनाना है, लेकिन बनाना अभी भी बहुत ज्यादा है. ऐसे में वो एक और एप्पल चाहता है, और एक और एप्पल लेने के लिए वो अब 3 यूनिट्स बनाना की छोड़ने को रेडी होता है. फिर कॉम्बिनेशन डी पे अगर हम देखें तो 4 यूनिट्स ऑफ एक्स वो ले रहा है और 3 यूनिट्स ऑफ वाई, यानी अब फोर्थ एप्पल के लिए वो 2 यूनिट्स ऑफ बनाना की छोड़ने को तैयार है. 5 से वो 3 पे आ रहा है, यानी कि 2 यूनिट्स ऑफ बनाना की छोड़ने को तैयार है. इसी तरह से एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा जब वो एक एप्पल के लिए एक भी बनाना छोड़ने को रेडी नहीं होगा. शेड्यूल 2 इसको इसलिए मैंने बनाया है जिससे कि मैं आपको ये चीज बता सकूं कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. जैसे कोई भी गुड अगर मेरे पास ज्यादा है, तो ज्यादा गुड से हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा. इसको मैं ग्राफ से शेड्यूल से समझती हूं कि जो कॉम्बिनेशन ए है उसमें 1 यूनिट ऑफ एक्स एंड 12 यूनिट ऑफ वाई है, और शेड्यूल 2 में जो कॉम्बिनेशन ए है उसमें 2 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 14 यूनिट्स ऑफ वाई है. तो कंज्यूमर के पास अगर शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 दोनों वो अचीव कर सकता है, तो वो कौन से कॉम्बिनेशन को लेगा? ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन ए चूज करेगा शेड्यूल 2 का, क्योंकि इसमें इसके पास एक्स भी ज्यादा है और वाई भी ज्यादा है शेड्यूल 1 की कंटेक्स्ट में. ठीक है, तो हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. नेक्स्ट, अब हम शेड्यूल 1 पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, इसके अकॉर्डिंगली हम ग्राफ को समझाएंगे. जब हम ग्राफ पे देखिए, एक्स एक्सिस पे हमने एक्स गुड ले लिया है, वाई एक्सिस पे हमने वाई गुड ले लिया है, और
कॉम्बिनेशन ए पे हमने 12 यूनिट्स ऑफ वाई, 1 यूनिट ऑफ एक्स, फिर 1 मोर यूनिट ऑफ एक्स के लिए वो ए मतलब 4 यूनिट्स ड्रॉप करता है वाई की, यानी कि 12 से 8 पे आ जाता है। और फिर 5 मैंने लिया है वाई को, थर्ड कॉम्बिनेशन वो 3 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 5 यूनिट्स ऑफ वाई की कंज्यूम कर रहा है। फोर्थ कॉम्बिनेशन डी कॉम्बिनेशन पे वो 4 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ वाई की कंज्यूम कर रहा है। जब इन सब पॉइंट्स को हम एक कर्व से मिला देते हैं, पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, तो हमें मिल जाता है इंडिफरेंस कर्व। और इस इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई, उन सबसे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। चाहे वो कॉम्बिनेशन ए पे रहे, चाहे बी पे रहे, चाहे सी पे रहे, चाहे डी पे, चाहे ई पे, उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। इन सब के बीच में वो इनडिफरेंट रहता है। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि इनडिफरेंस मैप क्या होता है। अ मैप और अ ग्राफ विच शोज मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। एक ग्राफ जिसमें कि एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व को शो किया जाता है वो कहलाता है इंडिफरेंस मैप। देखिए इसमें फर्स्ट जो है वो फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व है, सेकंड इंडिफरेंस कर्व है, थर्ड इंडिफरेंस कर्व है। जो फर्स्ट है इंडिफरेंस कर्व, उसमें जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो सब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाएंगे। लेकिन अगर सेकंड इंडिफरेंस कर्व की बात की जाए तो वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाएगा। जैसे अगर यहाँ पे रहे इंडिफरेंस कर्व के यहाँ पे रहे फर्स्ट में, तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाएगा। लेकिन अगर हम इंडिफरेंस कर्व के इस पॉइंट पे रहेंगे तो ये पॉइंट्स, ये कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन की, जैसे इसको नाम दे रहे हैं कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ए बी की अपेक्षा कॉम्बिनेशन सी डी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाएंगे, क्योंकि आप इसमें देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हम ज्यादा गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, और जितना ज्यादा हम गुड्स को कंज्यूम करते हैं उतना ही हमारा सेटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ता जाता है। इसीलिए कहा जाता है हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो राइट साइड जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाएगा। नेक्स्ट जो टर्म है वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो रेट जिसपे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज रेडी टू गिव अप द यूनिट ऑफ y फॉर द 1 मोर यूनिट ऑफ x। अब जैसा कि मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन A पे उसके पास x की 1 यूनिट थी और y की 12 यूनिट्स थी। कॉम्बिनेशन B के आने के लिए उसने क्या किया, y की कुछ यूनिट्स को ड्रॉप किया। तो वो कितनी कितनी यूनिट्स छोड़ने को रेडी होगा एक एक x को बढ़ाने के लिए, यही कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आप देखिए ये जो 4 यूनिट्स को पहले छोड़ रहा है x की 1 यूनिट के लिए, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को, यही कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो आप देख सकते हैं डिक्रीजिंग फॉर्म में है। ऐसा क्यों है? Why should MRS decline? इसका आंसर ये है कि as more and more units of good X are consumed by the consumer, his intensity of desire for good X tend to fall because of law of diminishing marginal utility। जैसे हमने आपको diminishing marginal utility में अच्छे से बताया था कि जैसे जैसे हम किसी गुड की को कंज्यूम करते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाती है, और जब वो कम होती चली जाती है तो उसके लिए जो हमारी डिजायर है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला है वो ये है, MRS इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। माइनस ये क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप होता है इसका, एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज को हमें छोड़ना पड़ता है, दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इसीलिए इसका नेगेटिव का साइन लगाया जाता है। तो MRS एक्स, अगर हम इसको मार्जिनल यूटिलिटी से देखें तो हम देखेंगे MRS एक्स वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। वैसे तो मार्जिनल यूटिलिटी जो थ्योरी है वो चूंकि दी थी आपकी मार्शल ने, और उन्होंने कहा था कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, लेकिन हिग्स इसके पक्ष में नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज दो ही हैं, एक ये है कि ये इट स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट एंड इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, पहला जो प्रॉपर्टी है उसको अच्छे से समझने के लिए कुछ डायग्राम्स पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। इसका स्लोप जो है डाउनवर्ड टू द राइट होता है, यानी इस तरह से होता है। हम ऐसे भी तो बना सकते थे, हम इसको इस तरह से बना सकते थे, हम स्ट्रेट लाइन के रूप में भी बना सकते थे, कैसे भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? देखिए इसको आप बना के खुद से देखिएगा। अभी हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाया है, एक्स एक्सिस से पैरेलल बनाया है, और इस पे जितने भी कॉम्बिनेशन है, इंडिफरेंस कर्व की एक शर्त है कि जितने भी उस पे कॉम्बिनेशन होंगे वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाएंगे। लेकिन आप देखिए जब हम इसको पैरेलल बना देते हैं एक्स एक्सिस के, तो कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी और कॉम्बिनेशन सी में हम देखें तो कॉम्बिनेशन ए में वो ओ एक्स यूनिट कंज्यूम कर रहा है और वाई की ओ वाई। कॉम्बिनेशन बी पे हम देखें ओ एक्स 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और वाई की उतनी ही यूनिट कंज्यूम कर रहा है।
कॉम्बिनेशन सी पे देखें हम OX3 यूनिट्स ऑफ एक्स कंज्यूम कर रहा है और वाई की OY यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। यानी कि जब कॉम्बिनेशन ए से बी की तरफ बढ़ता है या बी से सी की तरफ बढ़ता है तो हम देखते हैं कि वो वाई की यूनिट्स को नहीं छोड़ता है और एक्स को बढ़ाता चला जाता है। ऐसे में जब वो ज्यादा यूनिट्स ऑफ एक्स की कंज्यूम करता है तो वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे पहुंचता चला जाता है, जबकि इंडिफरेंस कर्व के हर एक कॉम्बिनेशन में क्या है, उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकता है। इसी तरह इंडिफरेंस कर्व वाई एक्सिस के भी पैरेलल नहीं हो सकता है। यहां देखिए कॉम्बिनेशन ए से बी पर जा रहे हैं तो वो वाई की ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है जबकि एक्स की उतनी ही यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। बी से सी पे जा रहे हैं तो वाई की ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है और एक्स की उतनी ही यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है। तो बी और सी कॉम्बिनेशन ए से ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल को, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाते हैं और इंडिफरेंस कर्व क्या है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाता है, जिसके कारण ये दोनों शेप इंडिफरेंस कर्व का नहीं हो सकता है। तीसरा, इंडिफरेंस कर्व ऐसे ऊपर की ओर चढ़ता हुआ भी नहीं हो सकता है। अब इसमें देखिए कॉम्बिनेशन ए में वो एक्स की OX यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है और वो वाई की OY यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है। फिर हम देखते हैं कॉम्बिनेशन बी पे वो OX1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और वाई की OY1 यूनिट, यानी दोनों गुड्स की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहा है, जिससे कॉम्बिनेशन ए की अपेक्षा बी ज्यादा सेटिस्फैक्शन को दिखाएगा। जो सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी है कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन मतलब इस तरह से शेप होता है, ठीक है। ये कॉन्केव टू ओरिजिन नहीं होते हैं। कॉन्केव टू ओरिजिन किस लिए नहीं होते हैं, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अब इसमें आप देखिएगा ए, बी और सी कॉम्बिनेशन हमने दिखाया है, तो हमने देखा ए से बी पर आने के लिए वो वाई की कितनी यूनिट्स को छोड़ रहा था, यहाँ पे एक नाम दे देते हैं ए यूनिट ड्रॉप छोड़ रहा था, लेकिन बी से सी पे आने के लिए वो BD, यानी कि AE से ज्यादा यूनिट्स वो वाई की छोड़ने को रेडी हो रहा है एक यूनिट एक्स की बढ़ाने के लिए। यानी यहाँ पर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इंक्रीजिंग है, जबकि इंडिफरेंस कर्व की शर्त यह है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीजिंग होना चाहिए, इसीलिए कॉन्केव टू ओरिजिन नहीं हो सकता है। दूसरा, इंडिफरेंस कर्व एक स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो सकता है। अब स्ट्रेट लाइन आप बनाइए तो अपने आप आपको प्रूफ हो जाएगा कि एक्स की एक यूनिट बढ़ाने के लिए वो, अगर यहाँ पे वो 1 यूनिट ऑफ वाई को छोड़ रहा है 1 यूनिट ऑफ एक्स के लिए, तो 1 यूनिट ऑफ एक्स के लिए फिर से 1 यूनिट ऑफ वाई को छोड़ रहा है, जबकि ये क्या था, डिक्रीजिंग फॉर्म में कम होना चाहिए था, यानी वाई की ज्यादा यूनिट छोड़ना चाहिए था, फिर उससे कम, फिर उससे कम। लेकिन यहाँ पर जब आप बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन तो आप देखेंगे कि वो हर बार एक, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वो एक्स के एक एप्पल के लिए 2 बनाना छोड़ने को तैयार है, तो फिर एक एप्पल के लिए फिर से 2 बनाना ही छोड़ेगा, जबकि ये डिक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए था। इसी कारण ये एक स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो सकता है। एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं, देखिए इसमें जो 2 गुड्स यूज हो रही थी, जैसे मैंने एप्पल और बनाना लिया था, तो आपको पता है एप्पल और बनाना दोनों ही फ्रूट्स हैं, तो दोनों ही फ्रूट्स हैं मींस दोनों क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, दोनों ही फ्रूट्स हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, लेकिन ना तो एप्पल की प्रॉपर्टी बनाना में आ जाएगी, ना ही बनाना की प्रॉपर्टीज एप्पल में चली जाएगी, ठीक है। दोनों के अलग अलग वैल्यूज हैं, तो ऐसे में है क्लोज सब्स्टिट्यूट। अगर वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते, यानी एप्पल का काम बनाना कर ले और बनाना का काम एप्पल कर ले, तो ऐसे में वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बन जाते, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होने पर ये इंडिफरेंस कर्व एक स्ट्रेट लाइन के रूप में हो सकता है। और जब वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हों, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पेन एंड इंक और कार एंड पेट्रोल, इस तरह की गुड्स होती हैं, तो उसमें इंडिफरेंस कर्व हमारा एल शेप्ड होता है। तो ये क्वेश्चन आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा होता है, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं तो इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा हो सकता है। ये एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, एक्सेप्शनल केसेस इनको कहा जाता है। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट कट ईच अदर। देखिए मैंने कहा कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाते हैं। अगर हम इंडिफरेंस कर्व को एक दूसरे से कट कर दें तो क्या वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाएंगे? इसको आप इस ग्राफ से समझिए। एक्स पे हमने एक्स गुड लिया है, वाई एक्सिस पे हमने वाई गुड लिया है। ये IC1 है इंडिफरेंस कर्व 1 और ये IC2 है इंडिफरेंस कर्व 2। दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, वहां पे हमने एक कॉम्बिनेशन ले लिया, कॉम्बिनेशन C। एक हमने IC1 पे कॉम्बिनेशन ले लिया, एक IC2 पे कॉम्बिनेशन ले लिया। तो जो IC1 के जितने भी पॉइंट्स है कॉम्बिनेशन है, यानी B और C, वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाएंगे। इसी तरह कॉम्बिनेशन A एंड C जो IC2 पर है वो भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाएंगे। तो ऐसे में ये तीनों कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाने चाहिए। लेकिन क्या कॉम्बिनेशन A कॉम्बिनेशन B की अपेक्षा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को नहीं दिखा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि जो हायर इंडिफरेंस कर्व है शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व है दे कैन नॉट कट ईच अदर। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा बजट लाइन पे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। जैसे मैंने कहा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो होता है वो
हायर इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करता है। तो कोई भी कंज्यूमर क्या चाहता है, वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को चाहता है, लेकिन ऐसा क्या है जो उसे वहां जाने से रोकता है, या हर एक कंज्यूमर वहां तक नहीं पहुंच सकता है। ऐसा इसलिए कि 2 लिमिटेशंस होती हैं। ये अज्यूम किया जाता है जो कंज्यूमर की इनकम है वो गिवन है। जब कंज्यूमर की इनकम गिवन है और वो अपनी इनकम को पूरा की पूरा स्पेंड कर देता है। दूसरा, उसकी प्राइस क्या है, उन कमोडिटीज की प्राइस क्या है, इसके अकॉर्डिंगली ही वो कॉम्बिनेशंस को चूज करता है, और किस कॉम्बिनेशन पे वो एक सेटिस्फैक्शन लेवल को अचीव करता है, इसको हम बताएंगे आपको बजट लाइन और आगे फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के थ्रू। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।